हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा और आप सभी का एमबीबीएस बायोलॉजी क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों का अगले वीडियो में मॉडल सेट 1 2021 का जो मॉडल सेट जेक द्वारा जो तैयार किया गया था, मॉडल सेट 1 का हम ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्व कर दिए थे और आपका वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, मेरे चैनल पर। तो चलते हैं, अब आज जो वीडियो होगा उसमें आपका मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव का सॉल्व होगा। आपको देखिए, हम पहले मॉडल सेट 1 का ऑब्जेक्टिव आपको बताए, फिर मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव होगा, अब उसके बाद फिर जो थ्योरी फिर शुरू करेंगे मॉडल सेट 1 का, फिर मॉडल सेट 2 का। इनके अलावे आपके जैक बोर्ड में जो आपको बोला गया है कि 2-3 और मॉडल सेट आपको बनाना पड़ेगा, जैसे 2020 का मॉडल सेट आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावे 2017 का मॉडल सेट आपको, और 19 का, ये 19, 17 और 20 वाले मॉडल सेट के साथ साथ 2021 के मॉडल सेट को आपको भी पढ़ना है। इसीलिए हम सबसे पहले सभी मॉडल सेट का ऑब्जेक्टिव आपको हम दे रहे हैं, उनका आपका सॉल्व होगा कंप्लीट रूप से। उसके बाद फिर उनके थ्योरी सब जो है आपको दिया जाएगा। आप अगर इसमें कोई न्यू है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है उनको आप क्लिक कर दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपका सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं जब न्यू वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको बता दें कि जब आप लोग ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मॉडल सेट 2 का ये क्वेश्चन जो है आप ले लीजिए हाथ में, ठीक है। तो मॉडल सेट 2 का जो क्वेश्चन है उससे क्या होगा कि हम आपको क्वेश्चन यहाँ पर बोलते चले जाएंगे, फिर ऑप्शन है, फिर उनमें जो परेशानियां आती है बच्चे को नहीं समझने, फिर उनको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मॉडल सेट 2 2021 के जो एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो हम बात करना चाहेंगे, कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी को कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं लघु बीजाणुधानी की, जिसे कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजियम। तो कहते हैं लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वह डाइस है। एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, जरा क्वेश्चन आप पूरा सुनिएगा। लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वह डाइस है। आपका 4 ऑप्शन है, बीजाणु जनन ऊतक, दूसरा तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं, तीसरा टेपिटम लेयर और चौथा है डी नंबर अंतःचूल जिनको इंटाइन कहते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन में से एक मारना है। चलिए हम आपको बता दें पहले इनके बारे में। तो चलिए, तो एक बार हम फिर से क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे, जरा ध्यान दीजिएगा। सवाल है लघु बीजाणुधानी की आंतरिक परत जो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है वह है, आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बीजाणु जनन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू, दूसरा है तंतु जिसको फिलामेंट कहते हैं अंग्रेजी में, ऑप्शन सी में दिया है टेपेटम और ऑप्शन डी में दिया अंतःचूल जिनको इंटाइन कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए, तो आपको पहले इनको समझने से पहले आपको थोड़ा सा डायग्राम को आपको देखना होगा। ये डायग्राम को थोड़ा सा आप देख लीजिए, आपका सवाल जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये डायग्राम आप लघु बीजाणुधानी का डायग्राम जो है आप लोग बनाए होंगे। ये इम्पोर्टेंट भी था और इनको एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वही डायग्राम हम आपके सामने में पेश कर रहे हैं थोड़ा सा, तब आपको क्लियर होगा समझने में, तभी आप समझ पाइएगा। डायग्राम को आप थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं है, बस समझना जो है। आप लोगों को ये जो डायग्राम है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है और उन्हीं से ऑब्जेक्टिव से छूटकर निकला हुआ है, उसी पर बात कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा है, ये पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का टीएस का ये स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं, मतलब इसी का नाम है लघु बीजाणुधानी, इसी को मैक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। ये पहला लेयर हुआ, ठीक है। फिर ये हो गया इनका दूसरा, ध्यान दीजिएगा, ये फिर हो गया ये तीसरा, और लास्ट में ये जो आपको देखने को मिलेगा स्टार के तरह, यही हो गया चौथा। चलिए ध्यान दीजिएगा।
तो सबसे बाहर वाले लेयर जो है, ध्यान दीजिएगा, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद वाला जो लेयर, इसको एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम। और उसके फिर अंदर वाले जो लेयर, इसको मिडिल लेयर कहते हैं। मिडिल लेयर, ठीक है। और सबसे जो अंदर वाले जो हैं, ये अंदर वाले, इसी का नाम है टेपेटम। ध्यान दीजिएगा। और टेपेटम के अंदर में जो है माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर मतलब यहां पर परागकणों का बात कर रहे हैं। माइक्रोस्पोर का निर्माण होगा मतलब परागकण का बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो परागकण है, इनका जब विकास होता है तो विकास के समय इसको पोषण कौन देता है? कौन इनको पोषण, कौन इसको पोषण प्रदान करता है ना? तो देखिए, आपका सीधी सी जवाब है टेपेटम लेयर का। आप लोगों को काम बताए थे कि टेपेटम लेयर का 2 काम, आपको आगे जो पढ़ाए हुए थे। टेपेटम लेयर के कितने काम? मुख्य 2 काम है इनका। पहला काम क्या है? तो परागकणों के विकास के समय पोषण प्रदान करना, और दूसरा परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करना, मतलब उसके एक्जाइन का निर्माण करना। ये परागकण का डायग्राम है, थोड़ा सा आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये जो डायग्राम है, ये परागकण का डायग्राम है, ठीक है। तो परागकण के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, फिर आगे चल के ये न्यूक्लियस बढ़कर 2 भाग में बढ़ जाएगा, ठीक है। वेजिटेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा, और जनरेटिव न्यूक्लियस बढ़ जाएगा 2 में, और नीचे ये जर्मोपोर है, ये जर्मोपोर। तो ये वाला जो दीवार है, इसी का नाम है एक्जाइन, ठीक है। एक्जाइन मतलब बाह्य चोल, इसी का नाम हुआ बाह्य चोल। और इसके अंदर वाले जो है, ये इंटाइन हुआ, हाँ, इसको अंतरचोल, ये अंतर्भित्ति, कोई दिक्कत नहीं, अंतरचोल या अंतर्भित्ति एक ही चीज है। और ये जो एक्जाइन है, यहां पर भी इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्जाइन किसकी बनी होती है, किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है। ये जो एक्जाइन जो बनते हैं, किस रासायनिक पदार्थ का? तो वो बना रहता है स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ का। ये जो एक्जाइन है, ये बना रहता है स्प्रोपोलिनिन, स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ है, उनके द्वारा एक्जाइन बना होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर पूछे इंटाइन किसका बना होता है, अंतर्भित्ति किसका बना होता है, तो ये सेल्यूलोज का बना होता है। ये बना होता है सेल्यूलोज का। ये तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कि एक्जाइन किसका बना होता है। ये बहुत बार पूछा भी गया है कि एक्जाइन जो परागकण का जो बाह्य चोल है, मतलब एक्जाइन, वो किसका बना होता है? तो वो स्प्रोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। तो सवाल यहां पर है कि यह जो टेपेटम लेयर है, इनका काम क्या है? तो पहला काम क्या बोले? परागकण के निर्माण के समय में परागकण को पोषण प्रदान करना। दूसरा काम है परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करना। तो सवाल आपका यही था कि लघु बीजाणुधानी में जो परागकण का जो निर्माण होते हैं, यानी परागकण के विकास के समय में परागकण को पोषण प्रदान कौन करते हैं? तो आपका इसमें से 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन दिया था बीजाणु जनन उत्तक, ऑप्शन बी तंतु, ऑप्शन सी टेपेटम, ऑप्शन डी अंतःचोल। तो इनका आंसर सही होगा सी नंबर, क्योंकि ये टेपेटम ही करता है। तो ये ऑप्शन इसमें जो है सी नंबर जो है, पहला नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि इसी में है कौन? टेपेटम, इसी में है टेपेटम, क्योंकि टेपेटम भी जो है पोषण प्रदान करती है। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आपका हम पूरी तरह से सॉल्व कर दिए हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझने में आसानी हुआ होगा। और अब हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन के लिए। अब नंबर 1 हो गया, एक का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब आगे हटाते हैं, इनको मिटा देते हैं, या अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2। कहता है क्या? दूसरा नंबर क्वेश्चन में मेंडल का बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधों के कितने विपरीत लक्षण जोड़े को लिया? अब देखिए, ये बहुत आसान सवाल है और बहुत सारा ये बहुत बार पूछा भी गया। सीधी सी बात है, मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। ये सवाल रहता है एग्जाम में कि मेंडल ने किस पौधे का उपयोग किया, अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को? तो सीधी से बोलेंगे मटर के पौधे को। यहां पर ऑप्शन दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में जो ऑप्शन दिया रहेगा, गार्डन मटर,
जंगली मटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें, जब भी मारेंगे तो गार्डन मटर में, जंगली मटर में नहीं। ठीक है, तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया तो मटर के पौधे पर, तो मटर के पौधे में कितने विपरीत गुण वाले लक्षण का उन्होंने अध्ययन किया था? तो 7 जोड़े का। कितने का किया था? बोले 7 जोड़े का। तो ऑप्शन में ए में दिया है 14 जोड़े का, ऑप्शन बी में 2 जोड़े का, ऑप्शन सी में 1 जोड़े का, ऑप्शन डी में 7 जोड़े का, यानी 7 पेयर का। तो ऑप्शन इसमें 2 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, 7 पेयर का, है ना, 7 पेयर, यानी 7 जोड़े का उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अध्ययन किया था। चलिए, अब आपका यहां पर दूसरा से नंबर ये कर दिए। आपको मेंडल में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं मेंडल में, कि मेंडल में ये सवाल भी पूछा गया है। आप लोगों को बता दें कि मेंडल जो है, मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ये भी पूछा जाता है कि मटर का बॉटनिकल नाम क्या है? मटर के जो है उनके वनस्पति नाम या तो फिर उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका वैज्ञानिक नाम है पायसम सटाइवम। मटर जो है, मटर के जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पायसम सटाइवम। पायसम सटाइवम, पायसम PISSUM, ये तो PISUM, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, पायसम सटाइवम। चलिए, तो आपको हम बता दिए। तो इनका ये पूछा भी जाता है, अगर मुझे मटर का वैज्ञानिक नाम क्या बोलेंगे? पायसम सटाइवम। चलिए, पायसम सटाइवम। अब बात कर रहे हैं किसका? क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दिए हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर तीसरा पर लेकर। तो क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है, क्वेश्चन को पहले आप सुनिएगा जरा ध्यान से। कहता है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी में संपन्न होता है? चलिए, आप पहले समझते हैं। आप लोगों को बता दें कि यहां पर जो बात कर रहे हैं प्लाज्मोडियम का, ये प्लाज्मोडियम पहले है क्या, उनको थोड़ा पहले आप जान लेते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो हम बात कर रहे हैं, ये जो है एक प्रोटोजोआ है। ध्यान दीजिएगा पहले, ये प्लाज्मोडियम जो है ये प्रोटोजोआ है। ये बेचारा जो है बीमारी उत्पन्न करते हैं, मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो बीमारी उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? तो मलेरिया उत्पन्न करते हैं। तो प्लाज्मोडियम का क्या है कि प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट में गुजारती है, मतलब 2 परपोषी पर अपना जीवन चक्र को गुजारता है। ये प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र के कितने में? 2 जीव में। तो वही बोले आपको कि ये जो प्लाज्मोडियम है ये अपना जीवन चक्र, प्लाज्मोडियम अपना जीवन चक्र 2 होस्ट पर गुजारता है, 2 जीव पर। देखिए, 2 जीव पर गुजारता है, पहला और दूसरा। ध्यान दीजिएगा, तो इन्होंने कितने पर गुजारता है बोले? तो 2 पे। तो कौन कौन हो गया? तो मानव हो गया, और दूसरा मादा एनीफिलीज मच्छर, मादा एनीफिलीज मच्छर। ध्यान दीजिएगा, 2 होस्ट पे गुजारेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा, 2 होस्ट पर गुजारेंगे। वो किस पे? मानव पर, और दूसरा क्या? मादा एनीफिलीज मच्छर। तो हम आपको बता दें, हम लोगों को ऐसे बचपन से हम लोग एक क्वेश्चन याद कर दे कि पूछा जाता है कि बताइए कि मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो डायरेक्ट हम लोग बोल देते हैं कि मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है ना। आपको बता दें कि मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से नहीं होता है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से नहीं, मलेरिया जो होता है वो प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, ये मलेरिया उत्पन्न करते हैं, है ना। ये तो मादा एनीफिलीज मच्छर तो वाहक है केवल, है ना। ये जो प्लाज्मोडियम इनका केवल वाहक करते हैं, वाहन मतलब ये इनको उठा के जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करेगा। मतलब वो जहां पर कि गंदे जल में से वहां से उठा के हम लोगों में लाके डाल दिया, है ना। तो ये आपको दे दिया। तो ये बोले 2 होस्ट में करते हैं, मानव और दूसरा क्या हो गया बोला? मादा एनीफिलीज मच्छर। एक बार फिर से इनका क्वेश्चन हम रिपीट कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी में संपन्न होते हैं? किस परपोषी में संपन्न होते हैं? कौन सा? तो लैंगिक जनन। किस से परपोषी में क्या होता है? संपन्न होता है। तो आपको बता दें, जरा ध्यान दीजिएगा, ये बात कर रहा है किसका? लैंगिक जनन का। तो आप यहां थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, 2 चीज। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो आपको बता, जरा ध्यान दीजिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम मानव में अलैंगिक जनन, मानव में अलैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करता है, ठीक है।
और वही प्लाज्मोडियम फिर ये मादा एनोफिलीज मच्छर में कौन सा करता है, लैंगिक जनन का काम करता है ना। और यही जो है मादा एनोफिलीज मच्छर जो है, मादा एनोफिलीज मच्छर में जो है प्लाज्मोडियम कौन सा करता है, तो लैंगिक जनन। तो आपका जो सवाल था वो सवाल अब एक बार सुनिए और इसका जवाब आपको मिल जाएगा। सवाल है, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में लैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस परपोषी पर संपन्न करता है। तो ऑप्शन आपका इसमें है, ऑप्शन ए दिया है मानव ह्यूमन, ऑप्शन बी दिया मादा एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन सी दिया नर एनोफिलीज मच्छर, ऑप्शन डी में दिया है ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर सटीक आंसर हो जाएगा कि इसमें लैंगिक जनन का बात कर रहा है और लैंगिक जनन किस पे संपन्न करता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर पर, मादा एनोफिलीज मच्छर पर जो है वो लैंगिक जनन की क्रिया को संपन्न करते हैं, जो कि इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बोलते हैं। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता मानव मादा में अंड जनन मतलब oogenesis की प्रक्रिया किस अवस्था में आरंभ होती है। ऑप्शन ए यौवना आरंभ के समय, 8 पुबर्टी के, ऑप्शन बी रजोदर्शन के समय, ऑप्शन सी रजोनावृत्ति के समय, ऑप्शन डी भ्रूणीय परिवर्धन के समय। एक बार क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनिएगा। कहता मानव मादा में अंड जनन की प्रक्रिया मतलब मादा में जो है अंडाणु का जो निर्माण होता है, अंडाणु का जो निर्माण होता है वह कौन सी अवस्था में उसमें आरंभ होता है, मतलब शुरू होता है। तो आपको बता दें इसमें जो प्रारंभ होगा इसमें 4 ऑप्शन में दिया है। पहला ऑप्शन यौवना आरंभ के समय, ऑप्शन बी रजोदर्शन के समय, ऑप्शन सी रजोनावृत्ति के समय, ऑप्शन डी भ्रूणीय परिवर्धन के समय। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा यौवना आरंभ के समय, 8 प्यूबर्टी। ध्यान दीजिएगा इसमें जो हम बात कर रहे हैं इनका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी क्या, यौवना आरंभ के समय मतलब क्या हो गया कि जब किसी लड़की का उम्र 12 से 13 वर्ष के जब होते हैं तो वह अवस्था उसमें प्यूबर्टी मतलब वो जो होता है यौवना आरंभ होता है, जिसमें हमारे अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स जो हैं, फीमेल कैरेक्टर जो है उनमें आने लगते हैं। जैसे क्या हो गया, उसके कमर का चौड़ा होना है ना, जहां तहां बाल का निकलना। तो उस समय में क्या होगा, उनके अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होने लगता है, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी स्रावन होना शुरू होने लगता है। ठीक है, चलिए हो गया। अब बात करेंगे किस पर, तो क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बात कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृति मतलब रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। कहता है क्या यूकैरियोटिक में डीएनए का प्रतिकृति होता है। ऑप्शन ए एस अवस्था में, ऑप्शन बी जी अवस्था में, ऑप्शन सी G2 अवस्था में, ऑप्शन सी G0 अवस्था में। ध्यान दीजिएगा, कहता है यूकैरियोटिक में डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आपको हम बताए थे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है यूकैरियोटिक जीव में किस अवस्था में होता है ना। तो आपको हम बतलाए थे कि इनमें जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो याद रखे इस चीजों का कि मतलब डीएनए जो बनता है, एक डीएनए से रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब प्रतिकृति का मतलब क्या होता है, एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना, एक डीएनए से 2 डीएनए का बन जाना। ये एक डीएनए से 2 डीएनए जो बनते हैं तो ये एस अवस्था में, कौन सा अवस्था में, तो ये एस अवस्था में होगा। तो इसका हो जाएगा 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 5 का ए नंबर होगा। वो कौन सा, एस अवस्था में, एस फेज में। चलिए अब अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 6। अभी के टाइम में ये बीमारियां थोड़ी फैल रही है। कहते हैं सामान्य जुकाम का कारक है, कहते हैं द कॉमन कोल्ड इज काउज्ड बाय। कहते हैं कॉमन कोल्ड जो होता है, सामान्य जुकाम जो होते हैं, जो पहले हम लोग सामान्य जुकाम समझते थे वो अभी धीरे धीरे सामान्य जुकाम जो है वो अभी हम लोगों को होने के बाद लोग समझते हैं कि कोरोना, ऐसा नहीं है। चलिए सामान्य जुकाम भी अभी हो रहा है। तो सामान्य जुकाम किसके द्वारा होता है, ऑप्शन ए राइनो वायरस के द्वारा, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा, ऑप्शन सी साल्मोनेला टाइफी के द्वारा, ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा। अब यहां जो बात कर रहे हैं जरा ध्यान दीजिएगा,
नंबर ए राइनो वायरस, तो राइनो वायरस के द्वारा ही कॉमन कोल्ड होता है, मतलब सामान्य जुकाम होता है। ऑप्शन इसका जो ए होगा वो इसका आंसर होगा कि किसके द्वारा था, राइनो वायरस के द्वारा। ऑप्शन बी जो यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, तो निमोनिया नामक जो बीमारी होता है बच्चे में, तो निमोनिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा। ऑप्शन सी में दिया है साल्मोनेला टाइफी, तो ये टाइफाइड नामक जो बीमारी होती है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और डी नंबर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो किसके द्वारा होता है, तो इसी से मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है इससे मलेरिया होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर हम जो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अब 7 का ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 7 का बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रतिबंधन एंजाइम का एक उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम का बात बोल रहे हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम का एक उदाहरण है। तो सबसे पहले आपको बताना जरूरी होता है कि प्रतिबंधन एंजाइम पहले क्या होता है। तो आपको बता दें कि ऐसी एंजाइम जो डीएनए को काटने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम का काम ही है डीएनए को काटना, ठीक है। आगे चलकर फिर आपको प्रतिबंधन एंजाइम में पढ़ना पड़ता है। प्रतिबंधन एंजाइम दो प्रकार के होते हैं, इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम और एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, है ना। तो प्रतिबंधन एंजाइम का काम ही है काटना, डीएनए को काटना। तो डीएनए को विशेष स्थान पे काटे या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को काटे, उसका काम ही है उनका काटना, ठीक है। तो चलिए, तो आपको बता दें, तो इसके अंतर्गत में जो आएंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम में बहुत सारे आते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, हिंड थर्ड हो गया, है ना, वो प्रतिबंधन एंजाइम है। इकोरी हो गया, वो प्रतिबंधन एंजाइम है। तो इनमें ऑप्शन क्या क्या दिया उनको जरा देखते हैं। तो इनका जो ऑप्शन है नंबर ए ई कोलाई, ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन ए में दिया है ई कोलाई। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। ई कोलाई इस्चेरिचिया कोलाई नामक एक बैक्टीरिया है। चलिए, ऑप्शन बी में दिया है हिंद सेकेंड, ऑप्शन सी में दिया डीएनए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर हिंद थर्ड या तो फिर हिंद सेकेंड, यही होगा। तो 7 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। क्या है, हिंद सेकेंड, ठीक है। चलिए, ये प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए को काटने का काम करता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 का बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या पारिस्थितिकी पदक्रम की आधारभूत इकाई है। कहता है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी हेरिचार्ची इज। कहता है कि परिस्थिति पदक्रम की आधारभूत इकाई है। आप सीधी सी आपको बोल रहे हैं, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में पदक्रम का जो इकाई होता है वो जीव होता है, ऑर्गेनिज्म। ध्यान दीजिए, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का कहीं भी शुरुआत होगा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में, उसमें जीव, उसमें मुख्य पदक्रम होते हैं, तो उसमें जीव आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन में दिया है ए नंबर जीव, ऑप्शन बी समष्टि पॉपुलेशन, ऑप्शन सी समुदाय, ऑप्शन डी पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा जी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है 9 वो हम चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। कहता है डीडीटी के अपशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारण बनते हैं क्योंकि डीडीटी डाइस होते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन, डीडीटी के अपशेष आहार श्रृंखला से तेजी से पार हो जाते हैं और जैव आवर्धन के कारक बनते हैं क्योंकि डीडीटी होते हैं, क्या होते हैं। ऑप्शन ए जल में घुलनशील होते हैं इसीलिए, ऑप्शन बी लिपिड में घुलनशील होता है इसीलिए जैव आवर्धन का कारक बन जाता है, ऑप्शन सी मध्य विषैला होता है इसीलिए बन जाता है, ऑप्शन डी जलीय जीवों के लिए विषैला नहीं है इसलिए। तो आपको सबसे पहले जैव आवर्धन समझना पड़ेगा क्या होता है। तो जैव आवर्धन में क्या होता है कि जब डीडीटी जो है जब जल में ये पहुंचते हैं तो जल में पहुंचने के बाद इनकी सांद्रता जो है उसमें जो जलीय जीव रहते हैं, मतलब जो जल में जो इकोसिस्टम रहते हैं उनके हर कोशी स्तर में डीडीटी की सांद्रता बढ़ती चली जाती है और यही क्रिया कहलाते हैं जैव आवर्धन, है ना। तो वही बोले आपको
तो ये जो घटना होता है वो किसके वजह से, तो आपको सीधे तौर पर बताएं कि डीडीटी जो है वो वसा में घुलनशील होता है और लिपिड में भी घुलनशील होता है। इन्हीं के वजह से जैव आवर्धन का निर्माण होता है। किनमें डीडीटी जो है डीडीटी जो है वो लिपिड में भी घुलनशील होता है और वसा में भी। तो ऑप्शन दिया है बी नंबर, लिपिड में घुलनशील। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर 9 का बी नंबर होगा, क्योंकि ये किसमें घुलनशील होता है, लिपिड में घुलनशील है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 का बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि तांबा मोचक अंत गर्भाशयी युक्ति से मोचित तांबा आयन डैश। तो इसका ऑप्शन दिया होगा फिर से, कहता है तांबा मोचक अंत गर्भाशय युक्ति से मोचित तांबा आयन। इसमें दिया हुआ ऑप्शन ए गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। क्वेश्चन बी शुक्राणु के भक्षानुक्रिया को बढ़ा देता है। ऑप्शन सी शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है। ऑप्शन डी अंडोत्सर्ग को अवरुद्ध करता है। आपको सबसे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को हम आपको समझा देते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। आपको हम बता दें, कहता है क्या कि जो तांबा जो है, तांबा जो कॉपर है वो गर्भाशय को किस तरह से बना देते हैं। मतलब जैसे कि महिलाएं जब कॉपर टी का यूज करते हैं या कॉपर 7 का यूज करता है, आईयूडी का बात कर रहे हैं, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का बात कर रहे हैं, मान लो कॉपर टी का उपयोग कर रहे हैं, कॉपर टी का उपयोग कर रहे हैं, तो ये वहां पहुंचने के बाद गर्भाशय में जो है वो क्या करते हैं, तो आपको हम बता देते हैं सीधी सी। इसमें से आपका इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इनमें से पहला ऑप्शन है गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है। ये सीधी से आपको बताएं कि इसमें यहाँ पर ये कॉपर टी क्या करते हैं, निषेचन तो हो जाता है, लेकिन जो युग्मनज जो है वो गर्भाशय में जब स्थापित हो गए है ना, इम्प्लांटेशन करेगा, अंतरोपण उसी को कहते हैं, तो वो कॉपर टी जो है ये उसमें जो कॉपर जो है वो कॉपर उनको जो है उनसे इम्प्लांटेशन करने से रोक देता है और स्त्री गर्भवती होने से बच जाता है। ये निषेचन को नहीं रोक पाते हैं, कॉपर टी निषेचन को नहीं रोकते हैं, लेकिन जब वो इम्प्लांटेशन करेगा, गर्भाशय में स्थापित करना चाहेगा तो स्थापित होने से उनको रोक देता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर यही ए नंबर हो जाएगा। और बाकी इधर शुक्राणुओं को भक्षानुक्रिया मतलब उनको खा जाते हैं, या तो उनकी गति को कम कर देता है या तो फिर अंडाणु को निकलने ही नहीं देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या करते हैं तो वो कॉपर टी, इसमें जो कॉपर है वो कॉपर क्या करेंगे तो उसको अंतरोपण मतलब इम्प्लांटेशन होने से क्या करेगा, रोक देगा। चलिए तो 10 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, 10 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का बात कर रहे हैं, जरा 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं स्त्री केसर का वह भाग जो परागण के अनुकूलन प्रकृति का निर्धारण करता है वह है, तो उसके लिए आपको थोड़ा चित्र समझना पड़ेगा। ये चित्र आप देखिए, इनको हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। चलिए देखिए, ये जो हो गया ये हो गया थाइलेमस, इसी को कहते हैं पुष्पासन। ये जो फुला हुआ भाग है इसी का नाम हो गया अंडाशय, जिसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। ये हो गया थाइलेमस। ठीक है, और ये बीच में जो लंबा हो गया इसका नाम है स्टाइल, लंबा हो गया स्टाइल मान लिया, इसको वर्तिका कहते हैं। और ये सबसे ऊपर वाले जो होंगे इसी का नाम है स्टिग्मा, इसी को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो जब परागण होते हैं ना, मतलब ये यहाँ पर देखिए ये परागकोश है, तो यहाँ से जो परागण उड़ के आएंगे तो इसी के ऊपर गिरेगा, तो परागण के लिए जो अनुकूलन होंगे वो कौन है, वर्तिकाग्र है। तो आपको वही बोल रहे हैं सवाल में कि स्त्री केसर, ये चित्र किसका है तो कार्पेल, इसी को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, इसी को कार्पेल स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं आपको कि स्त्री केसर का वह भाग जो परागण के अनुकूलन प्रकृति का निर्धारण करता हुआ है, तो कौन है तो वर्तिकाग्र, स्टिग्मा है। तो इनका आंसर हो जाएगा ये, तो 11 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जिसका आंसर हो जाएगा स्टिग्मा। चलिए अब अगला सवाल,
कहता निम्नलिखित में से किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे। आप जरा ध्यान दीजिएगा, सवाल यहाँ पर जो दिया हुआ है वो आपका ये है कि कहता है निम्नलिखित में से किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे के समान अनुपात मिलेंगे। तो इसको आपको क्रॉस करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा समान मिलेगा, कौन सा अलग मिलेगा। तो उनका जो है ऑप्शन को देख लेते हैं, तो उसी से पता चल जाएगा क्या क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला नंबर तो कह रहा है कि इसमें कौन से पौधे के समान अनुपात मिलेंगे। तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 12। उसका सारा ऑप्शन लिख लेते तब थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कैपिटल टी किसके बीच क्रॉस करना है, स्मॉल टी के बीच। ठीक है, चलिए इनका भी बना लेते हैं, 4 बॉक्स बना लेंगे, जिससे क्या होगा आसानी हो जाएगा चारों को दिखाने में। तो जैसे तो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको दिखा दे थोड़ा एक बार करके। ऑप्शन बी में दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू स्मॉल टी। चलिए ये हो गया। सी नंबर ऑप्शन में दिया है कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए, और ऑप्शन डी में दिया है कैपिटल स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए अब इन दोनों के बीच में क्रॉस करते हैं और इनको समझते हैं। पहले देख लेते हैं किसमें अनुपात समान आते हैं। चलिए, तो इनके लिए आपको क्या होगा, पहले क्रॉस करने से पहले गैमेट बनता है। तो गैमेट बनता है कैपिटल टी हो जाएगा, और फिर इनके करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्मॉल टी होगा। अब दोनों को क्रॉस कर लेते हैं, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलो यहाँ पर देखिए, तो ये जो पौधा जो बनेंगे, पौधा कैसा होगा, तो यहाँ पर टॉल हो जाएंगे क्योंकि कैपिटल टी प्रभावी हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दिया तो पौधा क्या हो गया, बोलो टॉल हो गया। तो इसमें अभी अनुपात अभी हम इसमें नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टॉल हुआ, तो टॉल हुआ तो ये हुआ F1 पीढ़ी। तो F2 पीढ़ी को ज्ञात भी करना पड़ता है। तो F2 पीढ़ी के लिए क्या करना पड़ता है, तो F2 पीढ़ी के लिए आपको क्या करना, F1 पीढ़ी के दोनों पौधे के बीच क्रॉस करना पड़ता है। दो पौधा लेना है, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। आप देख सकते हैं जरा क्रॉस करके। अब यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस करते हैं, पहले इनको बड़े वाले को बड़े वाले से करते हैं। तो देखिए भैया, कैपिटल टी हो गया। अब फिर कैपिटल टी को एक बार स्मॉल टी से कीजिए, क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। चलिए हो गया। अब ये अब ये कैपिटल टी का काम खत्म हो गया, स्मॉल टी कीजिए। तो स्मॉल टी को एक बार कीजिए कैपिटल टी से, तो पहले कैपिटल तब स्मॉल, ठीक है, पहले कैपिटल तब स्मॉल, तो कैपिटल टी तब स्मॉल टी। अब स्मॉल टी कीजिए, अब स्मॉल टी हो गया। अब यहाँ पर जो अनुपात मिलेंगे आपको, थोड़ा आप देखने लायक, जरा इनको जरा ध्यान से देखिए। तो इसमें टोटल आपको 4 पौधा मिला। टोटल कितना पौधा मिला, 4। अब ये 4 पौधा है, अब चारों पौधा का जो अनुपात है आपको समान रूप से देखने को मिलेगा। ये 4 पौधा हुआ, तो ये 4 पौधा कौन कौन है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी है। ये 4 पौधा आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ चारों को पहले एक बार दर्शा लेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा इनका कवर्ट करना पड़ेगा इधर, तब ईटों की समझना पड़ेगा, तभी होगा कि थोड़ा क्लियर होगा। चलिए देखिए, थोड़ा जगह चाहिए हमको, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो चारों पौधा लिखे कैपिटल टी। तो कैपिटल टी का कितना पौधा है, 1 पौधा हुआ। चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी का कितना पौधा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 पौधा है। कैपिटल टी स्मॉल टी का कितना पौधा है, 2 पौधा है। और स्मॉल टी का, तो स्मॉल टी दोनों स्मॉल टी का पौधा कितना, 1 है ना। तो अब हम आपसे थोड़ा बात कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो सवाल जो आपको बोल रहा था कि निम्नलिखित में किस संकरण के द्वारा लंबे एवं बौने पौधे का समान अनुपात मिलेंगे। आप लंबा और बौना पौधा को थोड़ा दर्शा ले, आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। ये पौधा हो जाएगा लंबा, मतलब टॉल हो गया, ध्यान दीजिए। ये फिर 2 पौधा, ये भी क्या होगा, टॉल। और ये जो स्मॉल बौना है, और ये बौना पौधा मतलब ये ड्वार्फ हो गया, DWAR ड्वार्फ के ड्वार्फ एगो। और लंबा वाला कितना में, 2 1 3 लंबा और 1 ड्वार्फ। समान हुआ, नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब ऑप्शन 2 को इसी तरह से समझना पड़ेगा क्रॉस करके, तभी आपका क्लियर हो पाएगा।
चलिए आप इनको देख सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा रिपीट वीडियो करके देख सकते हैं कैसे किया हम अभी इसको। चलिए अब इनको फिर आप इसको भी क्रॉस करके देखना पड़ेगा, हाँ या नहीं है, नहीं तो फिर इनको करके देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर उनको करके देखना पड़ेगा। चलिए ऑप्शन बी को देखते हैं क्रॉस करके। चलिए इसमें आप देख सकते हैं कि टॉल वाला लंबा वाला एक हुआ, यहाँ पर 2 है तो 2 है कितना, 3 को लंबा वाला हुआ, अब बौना वाला कितना, 1 हो गया, मतलब लंबा वाला टॉल। या तो फिर डायरेक्ट यहां ही देख सकते हैं, यहाँ देखिए यहीं पर देख सकते हैं, ये भी टॉल हो जाएगा, ये दोनों भी टॉल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डुआर्क हो जाएगा। डुआर्क मतलब बौना, तो लंबा वाला कितना हो गया, यहाँ 2 और 1 3 हो गया, और ये बौना वाला कितना 1, तो ये कितना हो गया, ये 3, 1 2 3 हो गया, 3 हो गया लंबा वाला, अब बौना वाला कितना हो गया, ये तो समान हुआ नहीं हुआ। चलिए अब ये गलत हो गया ऑप्शन, तो इसमें हमको समान दिखना है, किसमें समान आता है। चलिए अब आगे अब चलते हैं ऑप्शन बी, चलिए देखते हैं, क्रॉस करते हैं। तो पहले गैमीट बनेगा, तो आपको बता दें इसका गैमीट नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो जीन है वो अलग अलग है, तो ये यही रहेगा कैपिटल डी स्मॉल डी। इनका भले बनेगा क्योंकि दोनों स्मॉल डी है, गैमीट बनेगा तो क्या आ जाएगा, स्मॉल डी। चलिए क्रॉस करते हैं एक बार इनसे, तो कैपिटल डी स्मॉल डी हो गया। अब एक बार फिर इनसे करते हैं तो क्या हो गया, स्मॉल डी स्मॉल डी। अब हमको बताइए इसमें आगे अब क्रॉस करने का जरूरत ही नहीं है। ये पौधा कैसा हुआ, टॉल हो गया, ये पौधा कैसा हुआ, द्वार्क हो गया, मतलब ये लंबा, और ये हो गया बौना। अब देखिए ये भी एक पौधा, ये भी एक पौधा, दोनों इक्वल हो गया। ऑप्शन बी नंबर इसका सही आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देख लीजिए इनको, और इस सबको मिटा देते हैं। और ऐसे भी ये क्रॉस आप लोग कर चुके हैं पहले भी, पढ़ाए थे आप लोगों को क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस, वहां पर आपको इस पर बात हुआ था। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, इसमें ले सकते हैं आप लोग, लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर जो आपका बात कर रहे हैं 13 नंबर, कहता है कि एक डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड डाइस के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। आप लोगों को हम पहले भी बोले थे, यहां देखिए आपको हम पहले भी बोले हैं और अभी भी बोल रहे हैं। ये डीएनए है, तो डीएनए में रज्जुक में न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें बेस है, एडेनिन जुड़ा रहता है थायमिन से, थायमिन एडेनिन से, है ना, और उसका फिर साइटोसिन गुआनिन से, गुआनिन साइटोसिन से, फिर एडेनिन थायमिन से। आपको बोले थे इसमें कि एडेनिन और थायमिन 2 हाइड्रोजन बंधन से, थायमिन और एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधन से, लेकिन साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बंधन से, गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बंधन से। बीच में ये बॉन्ड किसका है, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो सीधी सी बात है, इनका ऑप्शन में दिया है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से, फास्फोडाई एस्टर बॉन्ड के द्वारा, पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, एच बॉन्ड के द्वारा, तो एच बॉन्ड के द्वारा। चलिए 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर, सीधी सी हाइड्रोजन बंधन के द्वारा डी नंबर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के प्रसारण का कारक नहीं है। चलिए हम पहले आपको इनका प्रसारण किससे होता है उनको जान लेते हैं, फिर नहीं हो तो उनसे वो आपको बता दें। एचआईवी का प्रसारण होता है एक सुई से कई आदमियों को इंजेक्शन देने से फैलता है बीमारी। एचआईवी जो है, एड्स जो है, एड्स, एचआईवी का मतलब हुआ ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये वायरस जो है एड्स नामक बीमारी उत्पन्न करती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन अगला आप क्या बोले इसका, जो इसका कैसे प्रसारण होता है, तो दूषित ब्लड से, मतलब जो है ब्लड का बिना जांच किए, मान लो किसी का ब्लड में पहले से एचआईवी है, उनको जांच नहीं किया और उससे दूसरे को रक्तदान कर दिए तो उससे भी फैलता है। अगला, एक ब्लेड से कई आदमियों को दाढ़ी बनाने से फैलता है। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं। एड्स से ग्रसित जो माँ होंगे, अगर वो शिशु को जन्म देते हैं तो उनसे में माँ के द्वारा उनसे बच्चे में भी हो जाएंगे। इनके द्वारा क्या होता है, एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। जिस तरह से अभी कोरोना वो सामने में संपर्क में आते हैं तो फैल जाता है, तो एचआईवी ऐसा नहीं है। उनके लिए हमारे शरीर के कुछ लिक्विड, जो जरूरत लिक्विड है उन्हीं से केवल फैलते हैं, जैसे ब्लड हो गया, स्पर्म हो गया, इन सब चीजों से जो है वो वेजिनल फ्लूइड से, उन सब चीजों से जो है वो वेजिनल लिक्विड से जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, चलिए तो अब इनका ऑप्शन को जब सुनते हैं तब बात होगा। एक जरूरी चीज आपको बता ही देते हैं,
आपको बता दें एड्स जो है वो मच्छर के काटने से या मक्खी से ये सब ये एड्स नहीं फैलते हैं। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन सुन लेते हैं। सवाल एक बार फिर से, निम्नलिखित में से कौन HIV के प्रसारण का कारक नहीं है, मतलब किससे एड्स नहीं फैलते हैं। ऑप्शन ए दिया विभिन्न यौन साथी से, तो ये अनैतिक यौन संबंध बनाना, इससे तो फैलता ही है। दूसरा, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से, जरूर एड्स से ग्रसित अगर सुई से इस्तेमाल करेंगे तो सही फैलेगा। ऑप्शन सी, मच्छर के काटने से, सी। ऑप्शन डी, संदूषित रक्त का आदान से मतलब ट्रांसफर करने से, तो इसमें जो ऑप्शन सी है मच्छर काटने से, तो मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलते हैं। तो ऑप्शन 14 का जो क्वेश्चन होगा तो 14 नंबर का जो होगा वह 14 नंबर का सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलते। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या 15 नंबर में रासायनिक रूप से RNA DNA से क्रियाशील और स्थिर होते हैं। जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनिएगा कि रासायनिक रूप से यानी केमिकल का बात कर रहे हैं 15 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। रासायनिक रूप से RNA जो होता है DNA से क्रियाशील में अधिक होता है और स्थिर में कम होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, कमाल की बात है यहाँ पर। क्या सवाल आपको दिया है कि रासायनिक रूप से RNA DNA से क्रियाशील और स्थिर है, क्या होता है, कम अधिक क्या होता है, तो आपको हम डायरेक्ट बोल देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक रूप से जो RNA होता है वह DNA से क्रियाशील में अधिक होता है। क्रियाशील में RNA हमेशा DNA से क्रियाशील में एक्टिव रहता है। DNA हमेशा एक्टिव रहता है, RNA एकदम छोटा एकदम हमेशा एक्टिव रहता है। वही बोले आपको RNA DNA से क्रियाशील में मतलब वो एक्टिव रहेंगे, है ना, अधिक रहेगा, अधिक एक्टिव रहेगा, और स्थिर में कम रहता है ना। स्थिर में RNA जो है स्थिर, वो RNA जो होगा DNA से क्रियाशील में अधिक होगा और स्थिर में जो है वो क्या होगा, कम होगा। चलिए इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए नंबर सामान्य मतलब दोनों इक्वल होता है, तो नहीं। ऑप्शन बी कम होते हैं और कम होते हैं, उसी का दूसरा नंबर अधिक मोर मतलब कम और अधिक, तो ऑप्शन सी में अधिक या तो फिर अधिक और कम। ऑप्शन डी दिया है अधिक सामान्य मतलब इसमें जो बोल रहा है क्या, जो क्रियाशील में क्या होता है, तो क्रियाशील में अधिक होगा, फिर उसका स्थिर में क्या होता है, स्थिर में कम होता है, तो इसका 15 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस चीज को याद रख सकते हैं, 15 का सी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 16 का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन अब खत्म होने वाला है, बहुत कम बचा हुआ है। तंबाकू में पाए जाने वाला व्यवसायकारी रसायन कहता है क्या कि तंबाकू जो होते हैं, टोबैको जो होते हैं, उसमें जो एडिक्टिव केमिकल जो रहते हैं उसको उनका नाम क्या है। तो आपको बोले तो पहले भी कि जो तंबाकू है उसमें निकोटीन होते हैं, उन्हीं के वजह से हम लोगों में जो है तंबाकू से उसमें नशा जैसा महसूस होता है, तो उसमें निकोटीन रहता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, निकोटीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया DNA अंगुली छापी, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग DNA प्रोफाइलिंग एक ही चीज है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया DNA अंगुली छापी में DNA के प्रवर्धन युग्मन के लिए उपयोग में लाई जाती है। आपको सीधे तौर पर आगे भी हम आपको बोले थे कि DNA फिंगरप्रिंटिंग में आपको बोले थे DNA की आवश्यकता होती है, तो आपको बोले थे कि क्रिमिनल को पकड़ने के लिए अगर कहीं पर एक सबूत मिलता है DNA का, तो DNA को बहुत सारे इसको परिवर्धन करने के लिए जो है आवर्धन करने के लिए इनको क्या कहता है, इनको बढ़ाया जाता है, मतलब इनका कॉपी किया जाता है। तो जिस तरह बोले थे हम लोग कॉपी का जब हम लोग अपना नोटबुक का जब हम किसी से कॉपी करवाते जीरोक्स कराते हैं ना, तो जीरोक्स करने का मशीन जिससे हम लोगों को हुबहू कॉपी उसका जीरोक्स करवा लेते हैं ना, तो उसी तरह DNA का भी हुबहू कॉपी करने वाला भी एक मशीन है जिसका नाम है PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो वही कहता है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया DNA अंगुली छापी में DNA के प्रवर्धन या युग्मन के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो किसका उपयोग में लाता है आपको सीधी तौर पर बता देता है, याद रखिएगा इस चीजों को, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का PCR का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 17 होगा इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। हम बात कर रहे हैं PCR का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, इसी के द्वारा DNA का कॉपी बनाया जाता है और इनमें उनका उपयोग किया जाता है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 18 जरा बोल रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूरा पढ़े सुनिएगा। कहते हैं जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए
तापमान से भोजन की अनुपलब्धता से, ऑप्शन सी वर्षा से, ऑप्शन डी इनमें से सभी। फिर से सवाल है कि जीव किस कारक के प्रतिकूल अवस्था से बचाव के लिए प्रवास करता है। प्रवास का मतलब होता है एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह चले जाना, ठीक है। तो किस लिए करता है? तो तापमान, टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर घटने या बढ़ने के कारण भी प्रवास करते हैं। ऑप्शन बी में भोजन की अनुपलब्धता के मतलब क्या, उसको भोजन नहीं मिलने की वजह से भी वहां से वो प्रवास करते हैं, अनुपलब्धता। ऑप्शन सी वर्षा, अगर बहुत ज्यादा भारी वर्षा अगर हो रहा है तो उसके लिए भी प्रवास करते हैं। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें सभी, यानी ये तीनों चीज जो है प्रवास के लिए कारक है। ये तीनों प्रवास का कारक है। डी नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें, जरा ध्यान दीजिएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए उपयोगी है? अभी हम लोगों में इतनी सारी बीमारियां जो हो रही है, इसमें से वायु प्रदूषण भी कहीं न कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है। बोले निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, क्वेश्चन सुनिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए वाहनों में गंधकहीन पेट्रोल का उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन बी वाहनों में उत्प्रेरक प्रतिवर्तकों का उपयोग होना चाहिए। ऑप्शन सी सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। डी नंबर इनमें से सभी। मेरे ख्याल से इनमें से सभी होगा। पहला वाहनों में गंधकहीन पेट्रोल का उपयोग है ना, गंधकहीन पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए, तो सभी होगा। अगला वाहनों में उत्प्रेरक परिवर्तकों का उपयोग, ऑप्शन सी में सीएनजी के ईंधन के रूप में प्रयोग, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा तरीका भारतीय शहरों में वाहनों में होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है? तो ये सारे चीज जो है वो उपयोगी है। चलिए अब ये जो 19 नंबर था आपका, तो 19 नंबर का जो ऑप्शन है वो डी हो जाएंगे आंसर में। चलिए अब बात करें 20 नंबर। कहते हैं कि XO, 20 नंबर जरा क्वेश्चन सुनिएगा। XO एवं XY ये सेक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है XO और XY, ये मानव का, और ये हो जाएगा, ये पक्षी में बात कर रहे हैं, ये पक्षी में हो गया, ये मानव में। तो कह रहे हैं आपको कि XO एवं XY प्रकार का लिंग धारण डैश का उदाहरण, किसका उदाहरण? ऑप्शन ए मादा विषमयुग्मकी का, नर समयुग्मकी का, नर विषमयुग्मकी का। तो हम सीधी से बात बोलेंगे आपको, ये नर विषमयुग्मकी का होगा, क्योंकि XO अलग अलग है, XY अलग अलग है। तो ये दोनों नर का पहचान, ये भी नर है, पक्षी में नर है, और ये भी लड़का में नर है, मतलब बुढ़ा में नर है। तो दोनों क्या गया? नर विषमयुग्मकी है। चलिए ऑप्शन इसका सी नंबर, 20 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा, 20 का सी। चलिए आपका यहाँ पर टोटल सवाल जो था वो हम आपको क्लियर कर दिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, दिक्कत होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जो है आप उनसे आप सवाल को सेट कर सकते हैं। और रही बात, आपको अगर जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।